Anupriya, thank you very much, ma'am, for taking time out. Minister, I have to begin by asking you, we heard what Priyanka Gandhi Vadra said earlier today. She said that this is a victory of democracy. ये एक democracy की जीत है और ये conspiracy hatch की जा रही थी बीजेपी की तरफ से फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की. आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं इस एलिगेशन का, मैम? कंस्पिरेसी हमने नहीं, कॉन्स्पिरेसी हैच की है पूरे विपक्ष ने, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से ये बिल यूनानिमसली पास हुआ था, हमें पूरी उम्मीद थी कि अब इसको लागू करने का वक्त आ गया है. और 2023 में जब हमने पास किया था तो हमने ये तय किया था कि 2029 के लोकसभा इलेक्शंस में हम इसको लागू करेंगे 33% को. लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से अपना रुख बदला और इस बिल को गिराने का काम किया है, उससे पूरा देश और यहाँ तक कि खासतौर से जो हमारी महिलाएं हैं, आधी आबादी है, वो बहुत निराश भी हुई हैं. और विपक्ष का ये रवैया पूरी तरीके से बताता है, उनको एक्सपोज करता है कि वो कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे. 2023 में भी ये बिल पास इसलिए हुआ क्योंकि 2024 में अगला लोकसभा का चुनाव था, और आज जब इसको लागू करने का वक्त आया तो इन्होंने अपने पैर पीछे घसीट लिए. जी मैडम, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब एनडीए को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा तो ये वोट के लिए क्यों गया लोकसभा में? नहीं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष इस प्रकार का रवैया अपनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 2023 में ये बिल पास हुआ था और जिस तरीके से ढोल पीट कर सारे विपक्षी दलों के नेता कह भी रहे थे कि भाई हम तो चाहते हैं महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, तो हमें लग रहा था कि इस मसले पर विपक्ष हमारे साथ खड़ा होगा. और जो उन्होंने चिंताएं उठाई थी, जैसे उन्होंने एक चिंता उठाई कि आप जो दक्षिण के राज्यों के लिए कह रहे हैं कि हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और 50% की आप सीट्स बढ़ाएंगे, आपने बिल के टेक्स्ट में उसे शामिल नहीं किया है. उनकी इस शंका का हमने समाधान किया. गृह मंत्री जी ने हाउस के अंदर कहा कि आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं इस बिल के टेक्स्ट में अमेंडमेंट करके लाके आपके सामने पेश कर दूंगा. तो जब आपकी सारी शंकाओं का हम समाधान कर रहे हैं तब तो कोई वजह नहीं होती है जी. और इसलिए मैं समझती हूँ कि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, लेकिन इस षड्यंत्र को करके कहीं ना कहीं उन्होंने स्वयं को एक्सपोज कर लिया है. उनकी जो इंटेंशन थी वो आज देश के सामने आ गई है और एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी देश की महिलाओं के लिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा अटकाया है. जी मिनिस्टर, काफ़ी सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ का ये भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि विमेंस रिजर्वेशन बिल आए तो वो लेके आ सकते थे. उसे डीलिमिटेशन से जोड़ने की जो प्रक्रिया रही, इसके वो खिलाफ है. रिजर्वेशन के खिलाफ वो नहीं है, डीलिमिटेशन से जो कि बिल को जोड़ा जा रहा है इसके वो खिलाफ हैं. कैसे जवाब देंगी आप इन नेताओं को? देखिए ऐसा है कि इन्हें कोई ना कोई टेक्निकल एक्सक्यूज़ लाना था और देश की जनता को गुमराह करना था, इसलिए इन्होंने इस बार एक ये विषय उठा दिया. अब आप पूरी परिस्थिति को ऐसे समझिए कि लोकसभा की सीटें जो थी वो 550 की ये जो सीलिंग थी वो 1976 में सेटअप की गई थी. 1971 में हमारे देश की पॉपुलेशन क्या थी? 54 करोड़ थी. आज हमारे देश की आबादी 2026 में बढ़कर अनुमानित है कि 146 करोड़ हम हो गए. अभी हमारे पास फ्रेश सेंसस डेटा नहीं आया है. बढ़ती हुई आबादी के साथ एक इम्बैलेंस की स्थिति थी, यानी कुछ लोकसभा क्षेत्र इतने ज़्यादा बढ़े थे कि उनके अंदर 29 लाख तक वोटर का साइज़ है. तो आपको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है. बढ़ी हुई आबादी के साथ आपको नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनाने हैं, और इसलिए हमने 550 से बढ़ाकर 850 की संख्या पर इसको पहुंचाया. और ये 850 का आंकड़ा भी जो हमने 50% हर राज्य की सीटों में वृद्धि की बात की, उसके कारण हम इस आंकड़े पर पहुंच रहे थे. और जहां तक डीलिमिटेशन की बात है, तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कोई हमारी सरकार ने नहीं बनाया, पुरानी सरकारों ने बनाया हुआ है. और इसके एग्जिस्टिंग जो लीगल प्रोविजंस है, फ्रेमवर्क है, उसमें कहीं कोई बदलाव भी नहीं किया गया है. ये हमारे देश के विपक्ष के सारे लीडर्स जानते भी हैं कि अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होना है तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल और प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना नहीं हो सकता है. तो जब पूरी परिस्थिति को आप समझ रहे हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ बढ़ी हुई सीटें चाहिए
और डिलिमिटेशन कमीशन भी आपका बनाया हुआ है, तो फिर इस तरीके का भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते नहीं है कि वो बिल पास हो सके। जी मिनिस्टर, अब कई सदन लीडर्स को भी हमने पार्लियामेंट में सुना, लोकसभा में सुना, उनका कहना है कि अगर ये बिल पारित होता है, अगर ये बिल पास होता है तो सदर्न स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने और उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम रही है। दे हैव अलाइन्ड विद द नेशनल पॉलिसी ऑफ नॉट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, सो इट विल फेवर द नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश जहां 100% वृद्धि हुई है पॉपुलेशन की, उनको कहीं ना कहीं फेवरेबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस चार्ज पर आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये सवाल उठा था, इस सवाल का व्यापक रूप से उत्तर भी दिया गया कि हमारे बहुत सारे सदर्न स्टेट्स हैं। ये बात सही है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण उनकी आबादी नियंत्रित रही और नॉर्दर्न स्टेट्स में आबादी बढ़ गई। इसीलिए हमने पॉपुलेशन को आधार नहीं बनाया, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन को आधार बना के सीटों की संख्या निर्धारित करेंगे तो हमारे सदर्न स्टेट्स का लॉस होगा, दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज। और इसलिए हमने एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला बनाया कि हम 50% इंक्रीज करेंगे। तो जब हम सेम यूनिफॉर्म फॉर्मूला अपनाकर सदर्न स्टेट्स हो, नॉर्दर्न स्टेट्स हो, कोई भी स्टेट हो, जब सबको हम 50% की बढ़ोतरी दे रहे हैं, और उस पर भी जब आपने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आप तो कह रहे हैं, आपने बिल के टेक्स्ट में, लेजिस्लेशन में लिखा नहीं है, हम लिखा हुआ मानेंगे, तब हमने कहा कि भाई हम ये भी करने को तैयार हैं। यानी आपके जितने भी एप्रीहेंशंस हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आपको कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर केवल बिल को पास नहीं होने देना था। जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ये मुद्दा काफ़ी पॉलिटिकल हो गया है। सुबह से हमने काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, स्मृति ईरानी को हमने सुना, रविशंकर प्रसाद को हमने सुना, प्रियंका गांधी वाड्रा की एक एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैम आगे चलकर? देखिए, मेरी पार्टी अपना दल एनडीए का अंग है, लंबे समय से अंग है, और एनडीए परिवार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग राज्यों से शामिल हैं। जी, एनडीए परिवार एज अ होल, क्योंकि एक नई परिस्थिति है और इस नई परिस्थिति में नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, इसलिए हमारा पूरा एनडीए का जो फोरम है एक साथ बैठ के एक रणनीति पर विचार करेगा और सामूहिक रूप से जो हम निर्णय लेंगे उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस देश की आधी आबादी को हमें रिप्रेजेंटेशन देना है 33% स्टेट लेजिस्लेचर्स में और पार्लियामेंट में, और ये हमारा वादा है। इस वादे पर हम पूरा खरे उतरेंगे और इस वादे को हम निभाएंगे। देश की आधी आबादी अब लेजिस्लेचर्स में पहुंच कर ही रहेगी। मैडम, आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्या एनडीए यूनाइटेड है? आपने कहा आपकी पार्टी बीजेपी के साथ है इस लेजिस्लेशन को लेकर, क्या एनडीए यूनाइटेड है इस मुद्दे पे? क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि सदर्न पार्टीज जो एनडीए का हिस्सा हैं वो नहीं चाहती कहीं ना कहीं कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो, तो क्या एनडीए इस वक्त यूनाइटेड है विमेंस रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर? देखिए, हमारे एनडीए की मीटिंग कल ही हुई है और सारे एनडीए परिवार के जितने दल हैं सब एकजुट हैं और सभी की एक ही मंशा है और बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें विमेंस रिजर्वेशन को लागू करना है। इस बार हमारा प्रयास ज़रूर विफल हुआ है, लेकिन हम नई रणनीति के साथ, एक नई योजना के साथ पुनः प्रयास करेंगे और सारे दल एकजुट होकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं है।